नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। देश में आगामी 20 जुलाई से संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है और इसको लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि वो किन मुद्दों पर चर्चा चाहेंगे। उन्होंने कहा कि वो सदन में मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा की मांग करेंगे। साथ ही बालासोर ट्रेन हादसे के मद्देनजर कांग्रेस रेलवे की सुरक्षा पर चर्चा की मांग करेगी। इसके अलावा कांग्रेस संघीय ढांचे पर हमला, चुनी हुई सरकारों पर राज्यपाल के रास्ते हमला और संवैधानिक संस्थाओं पर केंद्र सरकार के कथित हमले का मुद्दा उठाएगी। उन्होंने कहा कि जो संघीय ढांचे पर आक्रमण हो रहा है प्रत्यक्ष रूप से मोदी सरकार खुद कर रही है। कुछ मिसाल है जो व्यक्ति उन्होंने नियुक्त किए हैं जैसे राज्यपाल, उनके द्वारा उनकी ओर से आक्रमण हो रहा है, ये संविधान का उल्लंघन है। चुने हुए राज्य सरकारों पर सीधा आक्रमण मोदी सरकार के द्वारा हो रहा है। कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ रही है और लड़ती रही है। ये मुद्दा महत्वपूर्ण मुद्दा है। हालांकि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जयराम रमेश ने सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी का नाम नहीं लिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जीएसटी को पीएमएलए यानी ईडी के अंतर्गत लाने के खिलाफ भी कांग्रेस संसद में आवाज उठाएगी। यही नहीं, टमाटर समेत अन्य आवश्यक चीजों की बढ़ती महंगाई का मुद्दा भी कांग्रेस उठाएगी। महिला पहलवानों के उत्पीड़न पर चर्चा की मांग करेगी। अडानी मामले पर जेपीसी की मांग और अलग अलग राज्यों के मुद्दे पर चर्चा की मांग रहेगी। कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरनेम मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने शनिवार को गुजरात हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की। बता दें 7 जुलाई को हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी थी और दोष सिद्धि पर रोक लगाने से इनकार करने वाले सत्र अदालत के आदेश को बरकरार रखा था। बता दें साल 2019 में मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी ने एक टिप्पणी की थी जिसमें उन्होंने नीरव मोदी, ललित मोदी और अन्य का नाम लेते हुए कहा था कि कैसे सभी चोरों का सरनेम मोदी है। इसको लेकर सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी। सजा मिलने के एक दिन बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा की मेंबरशिप भी रद्द कर दी गई थी। मणिपुर हिंसा पर राहुल गांधी की ओर से पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए जाने को लेकर स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के उसी ट्वीट पर जवाब दिया है। स्मृति ईरानी ने लिखा है कि एक व्यक्ति जो भारत के आंतरिक मामलों में अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप चाहता है, एक कुंठित राजवंश जो मेक इन इंडिया की महत्वाकांक्षा को ठेस पहुंचाता है, जब हमारे प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय सम्मान मिलता है तो वो भारत का मजाक उड़ाता है। लोगों द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद वो इस बात से नाराज है कि रक्षा समझौते अब राजवंश के दरवाजे पर नहीं पहुंच रहे हैं। बता दें इससे पहले राहुल गांधी ने मणिपुर हिंसा को लेकर यूरोपीय यूनियन की संसद में हुई चर्चा को लेकर पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए थे। उन्होंने ट्वीट कर लिखा था कि मणिपुर जल गया। यूरोपियन यूनियन की संसद में भारत के आंतरिक मामले पर चर्चा हो गई लेकिन प्रधानमंत्री चुप हैं। राहुल ने कहा कि रफाल ने उन्हें बैस्टिल डे का टिकट दिला दिया। संजय राउत ने शनिवार को दावा किया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दिल्ली में बीजेपी नेतृत्व से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी नेता अजित पवार को वित्त विभाग नहीं देने का आग्रह किया था, लेकिन वो नहीं माने। राउत ने दावा किया कि वो दिल्ली गए और उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उनसे कहा गया कि अगर वो इच्छुक हैं तो सरकार में बने रहें। राउत ने कहा कि दिल्ली ने कहा कि अगर आपको अजित पवार के पास वित्त विभाग रहने से दिक्कत है तो विभाग अपने पास रखें और पद की अदला बदली कर लें, यानी पवार को मुख्यमंत्री बना दें। राउत ने कहा कि मेरे पास यही जानकारी है। हालांकि राउत के दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए अजित पवार ने कहा यह बेवजह माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पारा हाई हो गया है। समाजवादी पार्टी की लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर बड़ा झटका लगा है। समाजवादी पार्टी के विधायक दारा सिंह चौहान ने शनिवार को पार्टी और विधायकी दोनों से इस्तीफा दे दिया है। वो उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के घोसी से विधायक थे। दारा सिंह चौहान बीते साल उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। उन्हें खुद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने पार्टी में शामिल करवाया था। दारा सिंह यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। पिछले कुछ समय से मीडिया में आई कुछ रिपोर्टों में यह कयास लगाए जा रहे थे कि दारा सिंह चौहान एक बार फिर से बीजेपी में जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को संयुक्त अरब अमीरात की अपनी 1 दिवसीय यात्रा का समापन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों के बीच व्यापार से लेकर ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम को लेकर कुछ अहम समझौतों पर सहमति बनी। भारतीय रिजर्व बैंक और यूएई के सेंट्रल बैंक ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय रुपए और संयुक्त अरब अमीरात दिरहम के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली को स्थापित करना, पेमेंट्स एंड मैसेजिंग सिस्टम्स के तहत भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स
इंटरफेस को यूएई के इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म के साथ लिंक करना। इसके अलावा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और अबू धाबी के शिक्षा और ज्ञान विभाग ने खाड़ी देश में आईआईटी दिल्ली का एक कैंपस स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। 14 जुलाई को बैस्टिल डे सैन्य परेड में मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित करने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की फ्रांस में आलोचना हो रही है। गुरुवार को जिस दिन मोदी पेरिस पहुंचे थे, प्रमुख फ्रांसीसी दैनिक अखबार ले मोंद ने कहा कि बैस्टिल डे परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में भारतीय प्रधानमंत्री की उपस्थिति मोदी के निराशाजनक मानवाधिकार रिकॉर्ड की उपेक्षा करती है। अखबार ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने दशकों से राज्य प्रायोजित हिंसा को बढ़ावा दिया है। शीर्षक वाले लेख में कहा गया कि नरेंद्र मोदी भारत के कट्टरपंथी प्रधानमंत्री बैस्टिल डे परेड में फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों के सम्माननीय अतिथि होंगे। क्या हम इस तथ्य को नजरअंदाज कर सकते हैं कि मोदी के नेतृत्व में भारत एक गंभीर संकट से गुजर रहा है, जहां मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, गैर सरकारी संगठनों और पत्रकारों पर हमले बढ़ रहे हैं। जिस दिन मोदी पेरिस पहुंचे, सरकारी स्वामित्व वाले टेलीविजन नेटवर्क फ्रांस 24 ने एक लेख प्रकाशित किया जिसका शीर्षक था, परेड में हथियार लोकतांत्रिक मूल्य नहीं, क्योंकि मैक्रों ने बैस्टिल दिवस पर भारत के मोदी की मेजबानी की, जिसमें कहा गया कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए रेड कारपेट बिछाया, जिसमें भारतीय नेता को इस साल 14 जुलाई के बैस्टिल डे सैन्य परेड में सम्माननीय अतिथि के रूप में चुना गया। लेकिन आलोचकों ने चेतावनी दी है कि मोदी के शासनकाल में अधिकारों के उल्लंघन और लोकतांत्रिक पतन को नजरअंदाज करके फ्रांस गलत संदेश भेज रहा है। वहीं एसोसिएट प्रेस ने मोदी के लिए रेड कारपेट बिछाने के मैक्रों के कृत्य को प्रलोभन अभियान का मंचन बताया। बता दें, मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान भी मानवाधिकारों का मुद्दा उठा था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने मोदी से सवाल भी पूछा। पीएम मोदी के फ्रांस के दौरे के दौरान फ्रेंच अखबार ले मोंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस न करने का मुद्दा बनाया। अखबार ने लिखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौजूद रहे थोड़े से पत्रकारों को कोई भी सवाल पूछने का मौका नहीं दिया गया, जबकि मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान व्हाइट हाउस में पत्रकारों को इसका मौका मिला था। इसका जिक्र करते हुए अखबार ने अमेरिकी वॉल स्ट्रीट जर्नल की पत्रकार सबरीना सिद्दीकी को ऑनलाइन निशाना बनाए जाने का जिक्र भी किया। हालांकि दौरे और भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की घरेलू नीतियों को लेकर कई अखबारों और न्यूज़ मीडिया में सवाल भी उठे। फ्रांस के अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल फ्रांस 24 ने अपने एक कार्यक्रम रियल पॉलिटिकल में पूछा कि फ्रांस नरेंद्र मोदी का इतना भव्य स्वागत क्यों कर रहा है, जबकि उन पर गैर लोकतांत्रिक ज्यादतियों के आरोप लगते रहे हैं। कार्यक्रम में यह भी कहा गया कि फ्रेंच राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रणनीति के मामले में भारत को चीन से अलग रखने की आशा कर रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। शर्मा ने सब्जियों की बढ़ती कीमतों के लिए मुस्लिम विक्रेताओं को जिम्मेदार ठहराया तो ओवैसी ने शर्मा पर तंज कसा। उन्होंने कहा, शायद वो अपनी व्यक्तिगत विफलताओं का दोष भी मियां भाई पर मढ़ रहे हैं। शर्मा ने शुक्रवार को ये दावा करके एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया कि मुस्लिम सब्जी विक्रेता सब्जियों की कीमतें बढ़ा रहे हैं और अगर असमिया लोग सब्जियां बेचते तो वो कभी भी अपने असमिया लोगों से अधिक पैसा नहीं लेते। शर्मा ने कहा, वो कौन लोग हैं जिन्होंने सब्जियों की कीमत इतनी बढ़ा दी है? वो मियाँ व्यापारी हैं जो ऊंची कीमत पर सब्जियां बेच रहे हैं। स्थानीय भाषा में मियाँ का तात्पर्य बंगाली भाषी मुसलमानों से है जो असम में रहते हैं, लेकिन माना जाता है कि वो मूल रूप से बांग्लादेश से आए हैं। वहीं ओवैसी ने पलटवार करते हुए कहा कि देश में एक ऐसी मंडली है जिसके घर अगर भैंस दूध ना दे या मुर्गी अंडा ना दे तो उसका इल्जाम भी मियाँ जी पर ही लगा दिया जाएगा। शायद अपने निजी नाकामियों का ठीकरा भी मियाँ भाई के सर ही फोड़ते होंगे। उन्होंने कहा कि आजकल मोदी जी की विदेशी मुसलमानों से गहरी यारी चल रही है, उन्हीं से कुछ टमाटर, पालक, आलू वगैरह मांग कर काम चला लीजिए। मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा में कथित घोटाले को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। इसी को लेकर कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा है कि मध्य प्रदेश में पहले घोटालेबाज शिवराज सरकार ने पटवारी भर्ती परीक्षा में घोटाला कर कई युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। अब भ्रष्ट सरकार की पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं पर लाठीचार्ज किया और वाटर कैनन चलाया। कांग्रेस ने कहा कि इस बर्बर कार्रवाई की वजह से कांग्रेस के कई कार्यकर्ता घायल हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। कांग्रेस ने कहा कि शिवराज का जंगल राज अब खत्म होने वाला है। वहीं कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि मैं शिवराज सिंह चौहान सरकार से बहुत साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की जनता ने भाजपा सरकार उखाड़ने का मन बना लिया है। आपके इस अत्याचार से ना तो कांग्रेस के कार्यकर्ता डरने वाले हैं, ना मध्य प्रदेश की जनता। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता दोगुने उत्साह से कुशासन को उखाड़ फेंकने की लड़ाई लड़ता रहेगा।
मध्य प्रदेश के 4 बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए आज का दिन राहत की बारिश भरा माना जा रहा है। आने वाले विधानसभा चुनावों में पार्टी की हालत खस्ता होने और शिवराज सिंह के चेहरे को लेकर उठ रहे सवालों के बीच आलाकमान ने केंद्रीय कृषि मंत्री एवं मध्य प्रदेश के मुरैना से सांसद नरेंद्र सिंह तोमर को राज्य विधानसभा चुनाव प्रबंधन समिति का मुखिया नियुक्त करने का आदेश जारी कर दिया है। बता दें, मध्य प्रदेश की सत्ता और संगठन में बदलाव की चर्चाएं जब तब उठती रहती हैं। तमाम समीकरणों के चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की स्थिति कमजोर दर कमजोर होती दिखलाई पड़ती रही है। ऐसा माना जा रहा था कि विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह की बहुत ज्यादा चलने वाली नहीं है। हालांकि शुक्रवार को प्रभारी द्वय भोपाल आए, बैठकों का दौर चला। बैठकों के दरमियान ही दिल्ली से खबर आ गई जिसने शिवराज सिंह और उनके खेमे की बाँछें खिला दी। ये खबर थी विधानसभा चुनाव में प्रबंधन समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर होंगे। बता दें, नरेंद्र सिंह तोमर और शिवराज सिंह चौहान में शानदार तालमेल है। तोमर की नियुक्ति को शिवराज के लिए कई कोणों से बेहद अहम करार दिया जा रहा है। हालांकि सिंधिया और कुछ के लिए ये बुरी खबर भी मानी जा रही है। कुल मिलाकर अभी यह खबर ग्वालियर चंबल संभाग के मुख्यमंत्री पद के उन दावेदारों के लिए भी बुरी खबर है जो शिवराज को धक्का कर मुख्यमंत्री की कुर्सी पाने के लिए लालायत बने रहते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने अरविंद केजरीवाल पर यमुना की सफाई को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में यमुना को साफ करने के लिए 6800 करोड़ रुपए खर्च हुए। ये जो डिसिल्टिंग का काम है इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, तो पहले ये बताइए कि आप यमुना की डिसिल्टिंग क्यों नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि पिछले साल भी भाजपा ने ये मुद्दा उठाया और आपसे पूछा कि डिसिल्टिंग क्यों नहीं हो रही है, इससे बाढ़ आने का खतरा है, लेकिन आपने उसका संज्ञान भी नहीं लिया। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में सरकार आपकी, दिल्ली जल बोर्ड आपका, एमसीडी आपका, इसके बाद भी दोषारोपण दूसरों पर, ऐसा क्यों? कांग्रेस ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा धारावी पुनर्विकास परियोजना को औपचारिक रूप से अडानी समूह की कंपनी को सौंपने को लेकर शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया और आरोप लगाया कि भाजपा की राज्य सरकारें उनके करीबियों के लिए एटीएम मशीनें बनकर रह गई हैं। बता दें, महाराष्ट्र आवास विभाग के मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के आखिरी दिन उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने धारावी पुनर्विकास परियोजना को मंजूरी दे दी, जिसे सरकार अडानी समूह के साथ साझेदारी में करेगी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि इस बात का एक उदाहरण है कि कैसे पीएम मोदी ने अपनी राज्य सरकारों को अपने करीबियों के लिए एटीएम मशीन में तब्दील कर दिया है। जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि एक विवाद के कारण मूल टेंडर रद्द होने के बाद शिंदे फडणवीस सरकार ने टेंडर की शर्तों को बदलने के लिए अद्भुत कलाबाजी की, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि पीएम मोदी के सबसे करीबी दोस्त ही एकमात्र संभावित विजेता हैं। उद्धव ठाकरे की यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट कर कहा है कि एक उद्योगपति के एक नए युग के गुलामों से मिले। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जो आवास विभाग संभाल रहे थे, उन्होंने शुक्रवार को अपने सहयोगी अतुल सावे को कार्यभार सौंपने से एक दिन पहले इसको मंजूरी दे दी। बता दें, मुंबई में स्थित धारावी एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है। यह प्रोजेक्ट पिछले साल नवंबर में अडानी प्रॉपर्टीज ने जीता था। बोली लगाने वालों में डीएलएफ, नमन डेवलपर्स शामिल थे। 2018 में धारावी परियोजना के लिए जो टेंडर निकला था, उसमें दुबई स्थित सेक लिंक टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन सबसे अधिक बोली लगाने वाली कंपनी थी। जब फडणवीस शिंदे सरकार ने परियोजना के लिए नई बोली बुलाई तो दुबई की कंपनी ने अदालत का रुख किया था। कांग्रेस महासचिव केशव वेणुगोपाल ने मणिपुर को लेकर कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में पूरे उत्तर पूर्व के कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने मणिपुर की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है और मणिपुर के लोगों के प्रति अपने समर्थन और सहानुभूति को रेखांकित किया है। उन्होंने कहा कि पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ एकजुटता से खड़ी है। उन्होंने कहा कि मणिपुर पर प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं, हमें स्पष्टीकरण की जरूरत है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2024 के आम चुनावों की तैयारी बैठक के समापन पर केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मोदी सरकार की एक्ट ईस्ट नीति हमारे पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक्ट लीस्ट नीति बन गई है। मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि हो सकता है कि सीमा पार से आए घुसपैठियों ने पूर्वोत्तर राज्य में जारी अशांति को बढ़ावा दिया हो। बता दें, मणिपुर की सीमा असम, मिजोरम और नागालैंड से लगती है, लेकिन माना जा सकता है कि राज्यपाल का आशय म्यांमार से लगी राज्य की सीमा से था, जो फरवरी 2021 से गृह युद्ध में फंसा हुआ है। इसके साथ ही शुक्रवार को जारी राजभवन के एक बयान में कहा गया है कि यह स्पष्ट किया जाता है कि माननीय राज्यपाल का बयान खुफिया सूचनाओं पर आधारित था, जो कुछ शत्रुतापूर्ण तत्वों की मौजूदगी का संकेत दे रहे थे, जो मणिपुर में मौजूदा अशांति को बढ़ावा देने के लिए सीमा पार से घुसपैठ कर सकते थे। ये स्पष्टीकरण
स्पष्टीकरण उन मीडिया रिपोर्टों के बाद आया है जिनमें कहा गया है कि राज्यपाल ने गुरुवार को इम्फाल पूर्वी जिले में एक राहत शिविर के दौरे के दौरान मणिपुर हिंसा में बाहरी ताकतों की संलिप्तता का संकेत दिया। आजम खान के खिलाफ शाहजादनगर थाने में दर्ज हेट स्पीच मामले में आज कोर्ट ने फैसला सुनाया। उन्हें हेट स्पीच के मामले में 2 साल की सजा भी सुना दी गई है। ये मामला 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है, जब आजम खान ने सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उस मामले में एडीओ पंचायत अनिल कुमार ने शाहजादनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। अब उसी केस में रामपुर कोर्ट ने आज आजम खान को दोषी मान लिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 18 जुलाई को एनडीए की बैठक बुलाई है। इस बैठक में उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान को पत्र लिखकर आमंत्रित किया है। कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी समेत कुछ और दलों को भी एनडीए बैठक में शामिल होने का निमंत्रण भेजा गया है। कुल मिलाकर विपक्षी पार्टियां अपने घटक बढ़ा रही हैं, तो बीजेपी भी पीछे रहना नहीं चाहती है। वो लगातार कोशिश में है कि उसके गठबंधन को मजबूत किया जाए। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।